हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भौरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बेटा आज हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स यूनिट 2 क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें आज अपना चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, इसमें इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, then speed velocity, average velocity and average speed, and then सबसे इंपॉर्टेंट instantaneous velocity and instantaneous speed। ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोगों के सिलेबस में। तो आप लोगों के सिलेबस में तो पहले से ही है, लेकिन 11th में आके पहली बार सुनते हो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो है कुछ नहीं, बस खाली नाम का फर्क है। जैसा कि नाम है इंस्टेंटेनियस, किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल पर, इंटरवल नहीं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना आज का लेक्चर, लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में ही हम लोग ये डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे भी तुम्हें ये पता होगा कि 11th और 12th ये दोनों साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे बड़ा जो जंप है लाइफ का स्टडी कैरियर में, वो 10th के बाद 11th में ही आता है। तो ये जो 10th है और ये जो 11th है, ये जो गैप है ना, ये गैप बहुत बड़ा है बेटा। इस गैप को समझने में कुछ बच्चे इतना लेट कर देते हैं कि शुरू के 3 से 4 महीने की पढ़ाई उनको समझ में ही नहीं आती, और जब तक उनको समझ में आता है कि यार पढ़ाई अब थोड़ी टफ हो गई है, तब तक ट्रेन छूट जाती है। तो ये गलती मत करना, 11th को शुरुआत से ही बहुत कायदे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि 11th बहुत हार्ड हो गया है 10th के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सब कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ हार्ड हो गया है। चलो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें अपना पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन में अपना पहला पॉइंट आता है बेटा मोशन। मोशन क्या है, इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे मोशन को। मोशन को अगर डिफाइन किया जाए, ठीक है, तो मोशन को डिफाइन कैसे करोगे? मोशन, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विद respect to time, with respect to time is called motion, is called motion। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब जैसे अगर टाइम बदल रहा है 10:05 से अगर तुमने किसी भी चीज को मेजर करना शुरू किया 10:05 से 10:10 तक, मतलब टाइम इंटरवल 5 मिनट का हुआ। उस टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, x1 से x2 पे जा रहा है, या ओरिजिन से 10 मीटर आगे चला गया, तो वो क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये x1 है और ये x2 है। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, कोई एक पर्सन है यहां पर, ये टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड था, ठीक, और ये टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड है मान लिया। ठीक है, तो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, तब हमने इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये जो लड़का था, ये लड़का x1 से चलकर x2 पर पहुंच गया, और x1 से चलकर x2 पर पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड का। तो ये जो लड़का था, ये इस टाइम ड्यूरेशन में क्या था? मोशन में था। ये लड़का इस टाइम इंटरवल में मोशन में था। तो मोशन इज नथिंग, इट इज ओनली द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन। तो चलो पहला तो अपना मोशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पोजीशन। पोजीशन क्या है?
तो वो पोजीशन को समझने के लिए तुम्हें रेफरेंस पॉइंट समझना पड़ेगा। पोजीशन क्या है, दूसरा अपना पॉइंट जो था वो था पोजीशन। तो पोजीशन को समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट समझना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट कह लो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लो। फ्रेम ऑफ दिमाग में बैठा रेफरेंस, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की 11th 12th में। ठीक है, तो देखो रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, सपोज करो कि कोई एक लड़का है राहुल मान लिया, और तुमने एक स्टेटमेंट दी कि राहुल 10 मीटर आगे है। तो इस स्टेटमेंट का कोई भी मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि राहुल 10 मीटर आगे है किससे, कहां से, कोई प्लेस, कोई पर्सन, कोई पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। ये राहुल जो है, ये राहुल हैं और ये राहुल साहब 10 मीटर आगे हैं। 10 मीटर आगे हैं, ठीक है। किससे आगे हैं, कहां से आगे हैं। तो ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया। अब ये ए कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस ए से राहुल 10 मीटर आगे है। तो पोजीशन तुमने डिफाइन की राहुल की कि राहुल ए पॉइंट से 10 मीटर आगे है। तो ए क्या हुआ यहां पे, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हुआ ए पॉइंट कि इससे ये 10 मीटर आगे है। तो चलो ये तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आया। अब सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है ये भी समझाइए जरा। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है 3D में। जब हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं, जब फ्रेम बदल जाए, ठीक है, तब वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आता है। मान लिया यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और इस एक्स एक्सिस में x इक्वल्स टू 1 पोजीशन पर कोई एक कार खड़ी है। ये कोई कार है और इस कार के अंदर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है। यहां पर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है और ये कार v वेलोसिटी से चल रही है, मोशन में है ये कार, ठीक है। और तुम यहां खड़े हो जेड एक्सिस पर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट बहुत ध्यान समझना। तुम यहां खड़े हो, ये कोई एक पर्सन है कार के अंदर, ये कार x इक्वल टू 1 पोजीशन पर है, पॉइंट पर है, और ये चल रही है, मोशन में है v वेलोसिटी से। और ये कार v वेलोसिटी से चलकर किसी टाइम t के बाद, यहां से यहां तक पहुंचने में कोई एक टाइम इंटरवल t लगा, ये कार पहुंच गई कहां पे, x2 पोजीशन पर, ठीक। तो बेटा तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, ग्राउंड, जमीन। तुम तो जमीन पर खड़े हो ना, तुम्हारे लिए तो पूरा ग्राउंड तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो तुम्हें क्या दिखा कि इस कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ये x1 से x2 तक चली गई, इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक। लेकिन इस पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इस पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कार ही है ना। तो इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये कार के अंदर ही बैठा हुआ था। तो जहां पहले बैठा था वहीं अभी भी बैठा है, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, कार। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्योंकि तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस कार की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये कंसेप्ट बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नजरिए से कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। तो ये हुआ तुम्हारा पोजीशन। नेक्स्ट अपना बनता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है पाथ लेंथ। तीसरा पॉइंट है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कहो या डिस्टेंस कहो, एक ही चीज है, ठीक है। पाथ लेंथ या डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस कह लो। ये डिफाइन होता है द एक्चुअल लेंथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ऑफ द पाथ इज कॉल्ड पाथ लेंथ।
ठीक, या डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा। स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में 10th में तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो कि मान लिया कोई एक पर्सन है, कोई एक बच्चा है, वो ए पॉइंट से चला और ऐसे कर्व पाथ पे चला ऐसे, और बी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक, ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये जैसे जैसे चला, ये पूरा कर्व, ये और ये पूरा कर्व बी पॉइंट तक, ये इसका क्या है? ये कर्व इसका पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ। ठीक, इसको एक एग्जांपल से और समझो। मान लिया कि कोई एक बच्चा है जो एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है। ए पॉइंट से चलना शुरू किया उसने, मान लिया इस सर्कल की जो रेडियस है वो 7 मीटर है, मान लिया। ठीक, और इस सर्कुलर पाथ में चलना शुरू किया, ए पॉइंट से चलते 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 इसके सर्कमफरेंस से होते हुए ये यहां वापस ए पॉइंट पे फिर से आ गया। ए पॉइंट से चलना शुरू किया और पूरे सर्कमफरेंस पे चलते चलते वापस से ए पॉइंट पे आ गया। तो इसकी पाथ लेंथ क्या होगी? इसकी पाथ लेंथ सर्कमफरेंस 2 पाई आर के बराबर होगी। इसका जो सर्कमफरेंस होगा वही तो इसका पाथ लेंथ होगा। तो इसका सर्कमफरेंस क्या होगा भाई? 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 दैट इज 44 मीटर। 44 मीटर क्या इसकी पाथ लेंथ आई? ठीक, समझ में आती है बात? तो पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया, एक्चुअल डिस्टेंस जो उसने कवर की। तो इसने एक्चुअल डिस्टेंस तो पूरी सर्कमफरेंस ही कवर की ना भाई, तो वो 44 मीटर की पाथ लेंथ आ गई। ठीक, और इसने ये पूरा कवर किया था कर्व पाथ को, तो पूरा जो कर्व पाथ का लेंथ था वही इसका पाथ लेंथ हो गया। अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझना। अभी यहीं पे डिस्प्लेसमेंट मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल में समझाऊंगा, तो वहां पे तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये पाथ लेंथ समझ में आ गई। अब चौथा पॉइंट हम लोग यहीं पे देख लेते हैं तुरंत, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट फोर्थ पॉइंट अपना था डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर डिस्प्लेसमेंट को? तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे द शॉर्टेस्ट लेंथ between final and initial point. The shortest length between initial and final point is called displacement. तो देखो, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था। इस एग्जांपल में फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो सकता है भाई? ये तो कर्व है ना यार, ये तो लंबे रास्ते से गया था, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं है। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा? इसको सीधा सीधा हमने जोड़ दिया, यही तो इसका सीधा सीधा रास्ता है। सबसे छोटा रास्ता तो यही होगा ना। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? यही होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। कर्व वाला पाथ जो एक्चुअल लेंथ थी वो डिस्टेंस था, पाथ लेंथ था, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में ए पॉइंट से चला, इनिशियल पॉइंट ए था, और फाइनली वो घूम के कहां आ गया? ए पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन? 0। भाई जहां से चला तो वहीं आ गया, तो 0 ही तो शॉर्टेस्ट लेंथ हुई ना। ए पॉइंट से ए पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ 0 ही तो हुई। तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट बना, वो क्या बना भाई? 0। क्या ये 0 बना डिस्प्लेसमेंट? समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कांट बी 0। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है,
कहाँ लिखूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी से हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, बट डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए देखो मॉड लगा है ना, मॉड का मतलब तो पता है ना कि मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव जो भी हो, वो आउटपुट पे हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव क्वांटिटी से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? तो अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट तक कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है, तो बाकी के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसके तुरंत बाद आ जाएगा। तो आई होप कि आज का सारा जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया वो तुम्हें समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहना बेटा, क्योंकि 11th वाकई हार्ड है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।